सहायक संपरीक्षक 2022, जिसमें हिंदी से 100 प्रश्न आए थे। मतलब हिंदी एक विषय के रूप में वहां पर उपस्थित था, एक सहायक विषय ना होकर के। तो जब परीक्षाएं होती है जहां पर हिंदी निर्णायक भूमिका निभाता है, तो व्यापम किस तरह से प्रश्नों के स्तर को लेता है, ये हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। इसके कुछ प्रश्नों को मैं आपको हल करा रहा हूं। पहला प्रश्न है, हिनहिनाना शब्द निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये तो सरल है समझने में, ये देशज शब्द कहलाएगा। हिनहिनाना शब्द, उत्तर होगा सी, देशज। और मैं आपको फिर भी यहां पर बता रहा हूं कि हिनहिनाना शब्द और कई तरीके से भी परीक्षाओं में आता है। इस तरह के शब्द जैसे एक है हिनहिनाना, घोड़ा आवाज करता है तो हमें ऐसा लगता है कि हिनहिनाने जैसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। बकरी की आवाज से कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? मिमियाने जैसी। कोई दरवाजे को ठोकता है तो ठक ठक की आवाज आती है, तो कैसी ध्वनि होती है? ठक ठकाने जैसी। तो इन ध्वनियों से शब्द तो देशज बन रहे हैं, पर इस तरह की ध्वनियों से क्रिया संबंधी प्रश्न भी आते हैं। इस तरह की ध्वनियों से जो क्रियाएं बनती हैं वो अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ये भी हमें याद रखना है। जैसे पक्षियों का पंख फड़फड़ाना, यानी फड़फड़ाना अनुकरणात्मक क्रिया है, गुर्राना अनुकरणात्मक क्रिया है, हिनहिनाना अनुकरणात्मक क्रिया है, मिमियाना अनुकरणात्मक क्रिया है। तो दोनों बातें स्पष्ट रही। शब्दों के साथ ही आप ये भी जाने कि शब्दों के 4 भेद होते हैं। तत्सम, ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आते हैं तत्सम कहलाएंगे। यदि उन्हें हम परिवर्तित रूप के साथ हिंदी में लाते हैं तो तद्भव हो जाएंगे। और किसी अन्य भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा से भिन्न भाषा है, यदि हिंदी में आएगा तो उसे हम तद्भव कहेंगे, तो उसे हम विदेशज शब्द कहेंगे। जैसे अग्नि, बड़ा सरल सा उदाहरण, अग्नि तत्सम शब्द है। अब इससे तद्भव बनेगा आग। यदि कोई विशुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहा है, अग्नि प्रज्वलित की जाए, तो विशुद्ध तत्सम शब्द है। आग जला दो बोलेगा तो तद्भव है। और यदि वो देशज बोलेगा, आगी बार दे नूनी, तो ये क्या हो जाएगा? देशज शब्द का उदाहरण। और यदि फायर शब्द का प्रयोग करेंगे, आप जानते हैं आजकल फायर ब्रिगेड, फायर वॉल जैसे शब्द हिंदी में आ चुके हैं, तो फायर शब्द विदेशज शब्द कहलाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण से संबंधित है। भारतीय टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने जोरदार छक्का मारा। इस वाक्य में विधेय की पहचान करनी है, विधेय की। और 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, भारतीय टीम के कप्तान, यानी ये विधेय है बोल रहा है। बी, सचिन तेंदुलकर। सी, जोरदार। और डी है छक्का मारा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको स्पष्ट रूप से ये समझ होनी चाहिए कि वाक्य में उद्देश्य किसे कहते हैं और वाक्य में विधेय किसे कहते हैं। ये बेसिक ग्रामर का हिस्सा है। उद्देश्य का मतलब होता है सीधे सीधे शब्दों में कर्ता, सब्जेक्ट, अंग्रेजी का सब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा हिंदी में व्याकरण की दृष्टि से। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता और विधेय का मतलब होता है क्रिया व्याकरणिक दृष्टि से। तो इस वाक्य में सचिन तेंदुलकर कर्ता है और छक्का मारा क्रिया है, और इसलिए व्यापम ने निश्चित तौर से आंसर डी लिया होगा। इस वाक्य में विधेय है छक्का मारा। तो इस तरह के वाक्यों को, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको किसकी जानकारी रहनी चाहिए? बेसिक ग्रामर की। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ये शब्द शुद्धि या वर्तनी का प्रश्न है। देखिए प्रश्न को, निर्दयी, विरहणी और नरक, इन तीनों शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पहला ले रहा है निर्दयी शब्द शुद्ध है, बी ऑप्शन ले रहा है विरहणी शब्द शुद्ध है, सी ऑप्शन ले रहा है नरक शब्द शुद्ध है, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त तीनों शब्द शुद्ध हैं।
तो अब हम इस पर बारी बारी चर्चा करते हैं। क्या निर्दयी शब्द सही है? तो समझिए, व्यक्ति या तो लोभी होता है या निर्लोभ। व्यक्ति या तो स्वार्थी होता है या निस्वार्थ। व्यक्ति या तो अपराधी होता है या निरपराध। व्यक्ति या तो सदय या दयावान होता है या निर्दय होता है। तो याद रखिए, निर्दयी शब्द नहीं होता, सही शब्द होता है निर्दय। तो इसलिए ये ऑप्शन निरस्त होगा। अब देखिए, विरहिणी शब्द पर हम यदि चर्चा करते हैं तो इस शब्द को हम कहां से व्युत्पन्न मानेंगे? तो विरह का मतलब होता है वियोग। विरह का अर्थ क्या है? वियोग। जिसे विरह हो गया, जो विरह की आग में जल रहा है, यदि वो पुरुष है, नायक है, तो वो विरही नायक कहलाएगा, विरही। और उससे जब स्त्रीलिंग बनेगा, विरहिणी नायिका नहीं, क्या कहलाएगी? विरहिणी नायिका। हमें छोटी ई की मात्रा लगी रहेगी। तो विरहिणी नहीं, कौन सा शब्द सही होता है? विरहिणी। ऐसे कई स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने के शब्दों को हमें बहुत ध्यान से देखना रहता है। जैसे पड़ोसी है, इससे जब स्त्रीलिंग बनता है तो पड़ोसन नहीं बनता। पड़ोसन यद्यपि लिखा जाता है, फिल्मों के नाम में भी यही शब्द आया है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द पड़ोसिन है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अनाथ शब्द का स्त्रीलिंग अनाथनी इत्यादि आप कुछ भी ना बनाएं, अनाथ का स्त्रीलिंग अनाथा लिया जाता है। क्या लिया जाता है? अनाथा। तो आप समझ गए, विरहिणी शब्द भी अशुद्ध है। यहां पर नरक शब्द शुद्ध है। हम अक्सर स्वर्ग के उच्चारण के कारण सही बोल रहे हैं करके नरक शब्द का उच्चारण करने लगते हैं। स्वर्ग सही है, स्वर्ग नहीं होता, लेकिन नर्क गलत है, नर्क नहीं होता, सही शब्द नरक ही होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न फिर से, अब यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं पूरे प्रश्नों को नहीं ले रहा हूं, लेकिन शब्द शुद्धि वाले सेक्शन से ही इस परीक्षा में व्यापम ने 5-6 प्रश्न लगातार पूछ दिए। मतलब हम जब हिंदी पर आधारित या हिंदी के बहुत सारे प्रश्न एक साथ जब इस परीक्षा में आते हैं तो हमें हर सेक्शन को बहुत डिटेल पढ़ना पड़ता है। शब्द शुद्धि का एक और प्रश्न है जो काफी प्रसिद्ध शब्दों से बना है। कौन सा शब्द शुद्ध है बोल रहा है? तो पहला है उज्ज्वल, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है कैलाश, सी ऑप्शन है एरावत और डी ऑप्शन है द्वारका। इन चारों शब्दों पर गौर करते हैं। जब हम संधि पढ़ते हैं तो उत धन ज्वल, त के सामने आधा ज है, त उसके इंपैक्ट से ज में बदलेगा। और उज्ज्वल शब्द की सही वर्तनी आप बिल्कुल हमेशा के लिए याद रखें, उज्ज्वल शब्द में 2 बार आधा ज आता है। तो ये तो अशुद्ध शब्द हुआ। कैलाश शब्द में भी हम अक्सर भ्रम में आते हैं कि उसमें शक्कर का स है, लेकिन देख लीजिएगा आप अच्छी किताबें उठाकर, कैलाश शब्द की सही वर्तनी में सड़क का स लिया जाएगा, इसलिए यह शब्द भी अशुद्ध है। यदि हम एरावत शब्द पर गौर करें तो एरावत इंद्र के हाथी का नाम है, लेकिन उसको लिखने के लिए उसमें हमें अय का प्रयोग करना पड़ेगा और उच्चारण भी सुधारना पड़ेगा। एरावत नहीं, क्या नाम है? ऐरावत। द्वारका बिल्कुल सही शुद्ध शब्द है। हम गलती से उसे द्वारिका लिखते हैं और प्रचलन में भी आ चुका है द्वारिकापुरी इत्यादि, पर द्वारिका और द्वारका दोनों में से किसी एक शब्द को लेना रहेगा तो शब्द शुद्धि में द्वारका शब्द ही सही है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में उत्तर क्या हुआ आप समझ सकते हैं, उत्तर होगा डी। 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हम फिर से वही शब्द, वही प्रश्न आ रहा है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ये लिखा हुआ है ए ऑप्शन में कनिष्ठ, बी ऑप्शन लिखता है चिन्ह, सी ऑप्शन लिखता है ब्राह्मण
और डी ऑप्शन कहता है कि सभी अशुद्ध हैं। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। पहले ए पर विचार करते हैं। कनिष्ठ शब्द नहीं होगा, कनिष्ठ, बिल्कुल ऐसे ही ज्येष्ठ, उम्र में बड़ा ज्येष्ठ, ओहदे में बड़ा या सीनियर वरिष्ठ, ओहदे में छोटा या जूनियर कनिष्ठ, तो सब ठ वाले शब्द है। चिन्ह शब्द में बहुत व्यापक विसंगति आपको लगेगी, मैं जब बताना शुरू करूंगा। वास्तविक शब्द है चिन्ह। अब तो वो बदलते बदलते इसी रूप में बहुत ज्यादा प्रचलन में आ रहा है, लेकिन ये सही शब्द है। इसमें ह आधा है और ना पूरा है। जब हम इन दोनों शब्दों को मिलाकर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखने की परंपरा है। जो आधा दिख रहा है वो अधिक बड़ा दिखेगा और जो पूरा दिख रहा है वो छोटा दिखेगा, यानी चिन्ह है उच्चारण। अब इस लिखने की परंपरा के कारण लोग ऐसा लिखना शुरू कर दिए, न को आधा ह को पूरा, और ये चलन में आ गया, लेकिन ये गलत शब्द है। तो ये भी अशुद्ध हो गया, ये भी अशुद्ध हो गया, और ब्राह्मण लिखने का तरीका भी गलत है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे चिन्ह शब्द है वैसी ब्रह्मा होता है। ह आधा है, मां पूरा है। दोनों को जब हम मिला करके लिखते हैं तो ऐसा संयुक्त शब्द बनता है ब्रह्मा, और हम कंफ्यूजन में आकर के ब्रह्मा लिखने लगते हैं, ये अशुद्ध है। और बिल्कुल वैसे ही आप याद रखें, सही वर्तनी है और सही उच्चारण है ब्राह्मण, जिसे ब्रह्म ज्ञान है ब्राह्मण। और उसको हम संयुक्त रूप में चाहें तो इस तरह से दो अक्षरों को मिलाकर भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन क्या लिखना गलत है, जो परंपरा में चल रहा है ब्राह्मण लिखना गलत है। परीक्षा में देख लीजिएगा, इसको भी गलत माना गया है और आंसर लिया होगा डी। और यहां पर सुधार करके जिसने लिखा है उसने भी टाइपिंग में गलती कर दी है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? मतलब देखिए, आप लगातार शब्द शुद्धि से प्रश्न पर प्रश्न आ गए व्यापम की एक ही परीक्षा में। ए ऑप्शन चावल, बी ऑप्शन ऋषिकेश, थोड़ी सी टाइपिंग में यहां पर कमी दिख रही है, सी ऑप्शन अनाधिकृत, डी ऑप्शन कवियत्री। ध्यान से सोचिए इस प्रश्न पर फिर से। तो अब देखिए ए ऑप्शन चावल, चावल लिखने में किसी भी बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, न तो पूर्ण बिंदु, न तो चंद्र बिंदु, न अनुस्वार, न अनुनासिक। अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है, इसमें अन उपसर्ग लगा है, अनधिकृत। कवि शब्द से जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो कवयित्री बनता है। कवि शब्द में ई की मात्रा है, लेकिन स्त्रीलिंग में य में ई की मात्रा है, कवयित्री नहीं होता। तो ये भी गलत, ये भी गलत। ऋषिकेश शब्द सही है उस प्रश्न में, उस परीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द बताइए, पूछ रहा है। तो देखिए ये जो चार भाववाचक संज्ञा शब्द हैं ये किससे बने हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। चार विकल्प हैं, ए लड़कपन, बी बड़प्पन, सी चतुराई और डी चढ़ाई। तो आंसर जानने से पहले चारों शब्दों के मूल में जाते हैं। ए है लड़कपन, वो किस शब्द से बना है? लड़का शब्द से बना है। बी है बड़प्पन, वो किस शब्द से बना है? बड़ा शब्द से बना है। सी है चतुराई, वो किस शब्द से बना है? चतुर शब्द से बना है। और डी है चढ़ाई, वो किस शब्द से बना है? चढ़ना शब्द से बना है। हम डी ऑप्शन से विचार करना शुरू कर रहे हैं। चढ़ना ये क्या है? क्रिया, सभी समझ रहे होंगे। चतुर ये क्या है? विशेषण, एडजेक्टिव। बड़ा ये भी क्या है? विशेषण। और लड़का ये संज्ञा है, और संज्ञा का भी कौन सा प्रकार? संज्ञा के जो 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक इत्यादि, उसमें से कौन सा प्रकार है? जातिवाचक प्रकार है। तो इस दृष्टि से बिल्कुल आंसर है जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक शब्द होगा लड़कपन। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं।
काला घोड़ा वाक्यांश में काला शब्द से वाक्यांश में क्या अंतर आया है, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो वैसे तो हम पहले विकल्प आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। काला घोड़ा वाक्यांश में काला शब्द से वाक्यांश में क्या अंतर आया है। ए, घोड़ा शब्द को विस्तार मिला। बी, घोड़ा शब्द की व्याप्ति मर्यादित हुई। सी, घोड़ा शब्द का महत्व बढ़ गया। देखिए महत्व लिखने का तरीका यहाँ पर और डेस रहेगा, घोड़ा शब्द का महत्व बढ़ गया। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो ये समझते हैं काला क्या है। तो याद रखें काला क्या है, यहां पर काला विशेषण है। महत्व को ऐसा लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं काला क्या है, विशेषण है। और कोई भी विशेषण यदि किसी संज्ञा में जुड़ता है तो वो उसकी मर्यादा मतलब उसकी व्याप्ति को मर्यादित करता है, कम करता है, सीमित कर देता है। ये यहां पर सेंस है। कैसे इसको हमको समझना है, देखें। यदि हम बोलते किसी व्यक्ति को घोड़ा ले आओ, तो वो जाता और उसको जो भी घोड़ा दिखता, काला दिखता, सफेद दिखता और भी किसी रंग का दिखता, वो उस घोड़े को लेकर हमारे पास आ जाता। लेकिन हमने उसके सामने एक शर्त रख दी, काला घोड़ा लेकर आओ। तो अब घोड़ा शब्द की व्याप्ति सीमित हो गई, वो बेचारा खोजेगा और काले रंग का घोड़ा ही हमारे लिए लेकर आएगा। तो इस प्रकार से जब भी विशेषण लगेगा वो संज्ञा की मतलब व्याप्ति को मर्यादित करता है, सीमित करता है, लिमिटेड करता है। इस प्रकार से ये मुझे बहुत अच्छा प्रश्न लगा, 8वां प्रश्न, इसे आप समझें। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में नाम धातु शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें 4 विकल्प हैं। ए, खिलवाना। बी, उठवाना। सी, बदलना। और डी, हथियाना। तो देखिए ये चारों के चारों शब्द क्रिया हैं, लेकिन यहां पर नाम धातु पूछ रहा है। तो नाम धातु का मतलब होता है संज्ञा से बनने वाली क्रिया में, हम संज्ञा से जो क्रिया बनेगी, संज्ञा से, उसी संदर्भ में नाम धातु आती है, समझिएगा। और इधर जो खिलवाना है, उठवाना है, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। दोनों के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। और बदलना तो अपने आप में क्रिया ही है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जहां हम खुद काम ना करके दूसरे से करवाते हैं, वहां प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे हम पढ़ते नहीं, पढ़वाते हैं। हम लिखते नहीं, लिखवाते हैं। हम उठाते नहीं, उठवाते हैं। तो उठवाना प्रेरणार्थक क्रिया है, खिलवाना प्रेरणार्थक क्रिया है, बदलना क्रिया है। आंसर तो हथियाना है। पर आखिर कैसे ये नाम धातु क्रिया हुई, तो ध्यान से समझिएगा। यदि संज्ञा से ही हम क्रिया बना देते हैं, हथियाना का मतलब है किसी वस्तु पर अपना कब्जा करना। हाथ शब्द से बना, हाथ एक संज्ञा है, उससे बना हथियाना। लात एक संज्ञा है, हम उससे भी प्रयोग करते हैं लतियाना। बात से भी हम बना देते हैं बतियाना। और देखिए लाल एक विशेषण है, उससे भी हम क्रिया बना देते हैं ललियाना। तो इस तरह से जो शब्द संज्ञा से क्रिया बनते हैं या और इसी प्रकार के संदर्भों में हम प्रयोग उनका करते हैं, वो नाम धातु शब्द कहलाते हैं। इन विकल्पों में आंसर डी सही। 10वें प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया के उदाहरण का चयन कीजिए। तो ये मेरे अनुसार तो ये हिंदी ग्रामर का सबसे प्यारा सेक्शन होता है। क्लास में बहुत लंबा समय लगता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कराने में। अभी मैं आपको बहुत संक्षिप्त में समझाऊंगा इसे। 4 विकल्प को देखकर आप भी बनाने का प्रयास करें। आपको क्या करना है, अकर्मक क्रिया के उदाहरण का चयन करना है। ए, कृष्ण कुमार ने गीता का पाठ किया। बी, उसने भरपेट भोजन किया। सी, पेड़ के नीचे बालक रो रहा था। और डी, उसने कुत्ते को लाठी से मारा। तो इन 4 विकल्पों में हम ध्यान से देखते हैं। पहले तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया को देखें। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े। और वह क्रिया है ना, मतलब सकर्मक क्रिया मतलब वह क्रिया जिसका फल या इफेक्ट किस पर पड़ता है, कर्म पर, कर्म पर प्रभाव। और ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर ना पड़े, कर्ता पर ही पड़े, वो कैसी क्रिया कहलाती है, अकर्मक। मैं समया भाव में
इस टॉपिक को। समय अभाव का मतलब इसे पढ़ाने में मुझे कम से कम 40 से 45 मिनट लगते हैं। तो मैं यहाँ पर चूंकि प्रश्न हल करा रहा हूं तो बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर प्रभाव। जैसे मैं आम खाता हूं, ये सकर्मक क्रिया है, बहुत सरल तरीका। मेरे आम खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर। लेकिन मैं रोता हूं तो मेरे रोने का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है। तो रोना, सोना, हंसना, छींकना, थूकना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और वैसे हम सकर्मक क्रिया को अकर्मक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, अकर्मक क्रिया को सकर्मक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसको पहचानने, जानने, समझने के लिए हमें एक लंबे लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। वक्त आने पर कभी मैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया पर आपको वीडियो दूंगा। अभी समझिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कर्ता पर ही प्रभाव पड़ रहा है। बालक रो रहा था, कहां पर रो रहा था इससे हमको मतलब नहीं है, पेड़ के नीचे, ठीक है, लेकिन बालक कर क्या रहा था? रो रहा था, और उसके रोने का प्रभाव उस पर ही पड़ रहा है। रोना एक पूर्ण अकर्मक क्रिया है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा सी। तो निश्चित रूप से इस तरह से जब हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं, आपको पैटर्न को समझने में मदद मिल रही होगी। आप बहुत ध्यान से हिंदी भाषा का अध्ययन करें और इससे संबंधित जो ये लेटेस्ट प्रश्न है, इससे संबंधित सारे प्रश्न पिकासो पब्लिकेशन के मेरे हिंदी के ऑब्जेक्टिव बुक में भी उपलब्ध है। मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप उसी बुक को खरीदें, आप और भी कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक खरीद सकते हैं, आपके लिए वो मददगार साबित होगी। मेरी बुक में मैंने व्याख्या भी लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो।